हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज की इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, ये चैप्टर नंबर 2 है आपके विज्ञान का, ठीक है ना। और आज इसमें हम करने जा रहे हैं आपके अभ्यास के प्रश्न, जो कि ये है। ये अभ्यास के प्रश्न हम एक एक को करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम करेंगे, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले हम उठाते हैं अपना छठा सवाल। छठे सवाल से हम शुरू करते हैं, बाकी 5 मैं करा दूंगा, लेकिन सबसे पहले छठा सवाल समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ और एक एक सवाल को बड़े ही ध्यान से और कॉपी पेन उठा लीजिए, ताकि आपको कोई भी बात लिखनी हो तो आप उसे लिख सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे अपना छठा सवाल, और ये है आपके सामने छठा सवाल दे रखा है। और इसमें क्या दे रखा है कि भैया एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपकी जो एल्कोहल है और ग्लूकोज है उसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन क्या है कि इनका जो वर्गीकरण है वो अम्ल की तरह क्यों नहीं होता, ये बात हमें बतानी है। तो इसके लिए क्या है कि हमें एक क्रियाकलाप करना है, मेरे मतलब है एक प्रैक्टिकल करना है। तो देखिए, आइए प्रैक्टिकल मैं आपको करके समझाता हूँ कि आखिर प्रैक्टिकल मैं कैसे करूँगा। तो देखिए, आप ऐसा कीजिए, मान के चलिए कि आपके पास ये एक बीकर है और इसमें आपका पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। इसमें आपका पानी भरा हुआ है और आपने क्या लिया, इसमें आपने ऐसे समझिए कि 2 रॉड ले ली, ये 2 रॉड ले ली, ठीक है ना। ये 2 रॉड ले ली और इनसे क्या हुआ कि आपने एक यहाँ पर ये बल्ब लगा दिया है और यहाँ पर ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर ये पानी शुद्ध है तो इस समय तो क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि पानी मेरा शुद्ध है। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसमें कोई अम्ल डाल दूं, तो मेरा जो बल्ब है ये जलने लग जाएगा, अगर मैं इसमें कोई अम्ल डाल दूं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें मैं डालूंगा, क्या डालूंगा, मैं इसमें डालूंगा अपनी शराब का मतलब है एल्कोहल, या फिर मैं डालूंगा इसमें ग्लूकोज। कौन सा भैया, ग्लूकोज। तो मैं क्या देखूंगा कि इसमें शराब या ग्लूकोज डालने पर मेरा बल्ब नहीं जलेगा। तो भैया आपके क्या समझ में आया, आपके समझ में आई कहानी कि भैया ऐसा लग रहा है कि इसमें जो हाइड्रोजन है, इनमें जो हाइड्रोजन है वो क्या है कि वो टूट नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि H+ आयन नहीं बन पा रहा है, और जब H+ आयन नहीं बनेगा तो क्या होगा भैया, क्या होगा, ये बल्ब नहीं जल पाएगा और इसीलिए ये अम्ल की श्रेणी में नहीं आ सकते, बेशक इनमें हाइड्रोजन ही क्यों ना हो, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों, क्योंकि देखिए शराब का फॉर्मूला क्या होता है मैं अभी आपके लिए बता देता हूँ। शराब का फॉर्मूला क्या होता है, शराब का जो फॉर्मूला लिखेंगे आप, ये लिखेंगे, ये शराब का फॉर्मूला होता है, इसे समझ लीजिए अभी। और ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है, इसे आप समझ लीजिए अभी, ये आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो क्या देख रहे हैं कि भैया हाइड्रोजन इसमें भी है और हाइड्रोजन इसमें भी है, लेकिन मैंने अभी आपके लिए बताया, क्या बताया है दोस्तों, कि H+ आयन जब तक नहीं बनेंगे, जब तक ये करंट दे नहीं पाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बल्ब को नहीं जला पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये पानी में अपने क्या है, H+ आयन नहीं देते हैं, इसीलिए हम इन्हें अम्लों की श्रेणी में नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका प्रैक्टिकल था जो कि हमने कर लिया और हमने समझ भी लिया है कि ये अम्ल की तरह व्यवहार क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि H+ आयन ये पानी में नहीं देते हैं। अगर मान लो मैं इस चीज़ को बहुत ही ढंग से समझाने की आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। मान लो आपके पास ये पानी था, अगर आप इसमें HCl डालते हो, तो H+ आयन जरूर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका एक अम्ल है, लेकिन क्या हुआ, जब हम शराब और ग्लूकोज डाल रहे थे तो उसमें क्या H+ आयन नहीं बन रहे थे, इसी कारण वो अम्लों की श्रेणी में नहीं है, ठीक है। तो पहले यानी 5वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अब मैं पढ़ूंगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि शुद्ध जल, आपका कौन सा जल भैया, शुद्ध जल आपका जो है
करंट क्यों नहीं, मतलब उसमें से करंट क्यों नहीं गुजर पाता, इस प्रकार समझिए, ठीक है। जबकि वर्षा का जल तो होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि वर्षा का जल आपका क्या है कि करंट उसमें से चला जाता है। तो आइए इस चीज़ को ज़रा समझते हैं, इस चीज़ को हम ज़रा समझते हैं। आइए एक तरीका समझते हैं। जैसे कि मान लेके चलिए आपके पास एक ये बीकर है, इसमें आपका शुद्ध जल है, इसमें आपका क्या है, शुद्ध जल है, ठीक है। ये दूसरा बीकर है, इसमें मान लीजिए आपका बारिश का जल है, ये इसमें ये बारिश का जल है, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसमें अगर ये दो रॉड हैं और ये बल्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये बल्ब बैटरी द्वारा जुड़ा हुआ है, ये बल्ब है, तो क्या होगा अगर ये शुद्ध जल है, ये शुद्ध जल है, तो क्या होगा, ये बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी आयन नहीं टूट रहे हैं, या तो वो H+ आयन मान लो या कुछ भी मान लो, इसमें शुद्ध जल में किसी भी प्रकार के कोई आयन नहीं होते हैं। उस वजह से इसमें क्या है कि विद्युत का चालन नहीं हो पा रहा है। और विद्युत का चालन तब होता है जब आपके पास आयन हो, जब आपके पास आयन हो, तो शुद्ध जल में ऐसा कुछ नहीं होता। इस वजह से क्या होगा कि आपका करंट नहीं चल पाएगा, ठीक है। लेकिन बारिश के जल में मैं बता दूं क्या होता है, बारिश के जल में क्या होता है, सुन लीजिए ज़रा। जैसे आपके पास ये बारिश का जल है, तो इसमें क्या होता है, अशुद्धियाँ होती हैं, कुछ अशुद्धियाँ होती हैं जिनसे आयन बन जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि धारा यानी कि करंट का मान इसमें से गुजर जाता है। तो इसका सिर्फ एक ही कारण है कि इसमें बारिश के जल में, यानी मैं कह सकता हूँ बारिश के जल में आपके H+ आयन होते हैं, ठीक है ना, और आपके शुद्ध जल में H+ आयन नहीं होते हैं, उस वजह से वो चालन नहीं कर पाता। तो जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ, आप ऐसा कीजिए, कॉपी पेन उठा लो और उस पर लिखना शुरू कर दो, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि जल की अनुपस्थिति में, यानी जहाँ जल नहीं होगा वहाँ पर जो है अम्ल अपनी अम्लीय प्रकृति नहीं दिखा पाएगा। तो आइए ज़रा समझते हैं इसे भी एक तरीके से कि ऐसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो आइए ज़रा देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास HCl है, और ये पता है कि आपके लिए ये एक अम्ल है, HCl भैया अम्ल है, ये आपको पता है। लेकिन ये जो है अभी अम्ल नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? आप लेंगे पानी, ले लिया, ठीक है भैया, ले लिया। अब क्या करेंगे, पानी लेने के बाद इसे इसमें डालोगे। अगर H+ आयन पैदा करता है तो अम्ल है, तो भैया ये अम्ल है। अगर H+ आयन पैदा नहीं करता तो ये अम्ल नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास पानी नहीं था तो भैया ये अम्ल नहीं था, क्योंकि हम पता ही नहीं कर पा रहे थे कि ये अम्ल है या नहीं। तो वही पूछ रहा है कि भैया जो क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा था, क्वेश्चन में ये कह रहा था कि जो जल की अनुपस्थिति, मेरा मतलब है कि जल के बिना जो अम्ल है वो अम्लीय प्रकृति क्यों नहीं दिखाता। तो मैंने अभी आपके लिए बताया है कि जब आपके पास जल नहीं होगा तो क्या है कि H+ आयन नहीं होंगे, और जब H+ आयन नहीं होंगे तो वो अम्लीय प्रकृति नहीं दिखा पाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमने ले लिया अपना अगला सवाल, और सवाल कह रहा है कि आपके पास 5 बिलियन है, 5 बिलियन है, ठीक है, 5 बिलियन है, और सबके pH मान जो है वो ये रहे, 4 है, 1 है, 11 है, 7 है, ये 9 है। तो अब ये पूछ रहा है कि इस प्रकार कौन कौन सा क्या है, यानी क्या मैटर चलने वाला है, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए बता दूं जिसने pH पैमाना पढ़ा है वो इसका जवाब दे पाएगा, ठीक है ना। pH पैमाना अगर नहीं पढ़ा तो चलो दोबारा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन क्या है कि मैंने वैसे pH पैमाना करा दिया, प्ले लिस्ट पर जाकर देख लो, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, आइए मेरे साथ आइए, मैं pH पैमाना दोबारा पढ़ा देता हूँ आपके लिए। pH पैमाना, तो pH पैमाना क्या होता है मैं बता दूं। pH पैमाना होता क्या है, pH पैमाना तो देखिए आप यहाँ पर लिखिए 0, यहाँ पर लिखिए 7 और यहाँ पर लिखिए 14, ठीक है ना। तो ये है आपका pH पैमाना, ये है आपका pH पैमाना, ठीक है ना, ये आपका pH पैमाना। अगर किसी चीज़ का pH मान, ज़रा ध्यान से सुनना, अगर किसी का pH मान 7 है
अगर किसी का पीएच मान 7 है तो वो आपका गारंटी से उदासीन होगा। इस बात को लिख लो, इस बात को आप अभी लिख लो, ठीक है। 7 पर क्या होगा? उदासीन होगा। और जैसे ही वो 7 से 8 पर आएगा, 9 पर आएगा, 10 पर आएगा, या 11 पर आएगा, या फिर 12 पर आएगा, या फिर 13 पर आएगा, या फिर 14 पर आएगा, तो वो होता चला जाएगा आपका क्षारीय। क्या होता चला जाएगा? यानी इधर की साइड को जब आप बढ़ोगे तो आपका जो कहानी है वो होता जाएगा वो क्षारीय। क्या होता जाएगा? क्षारीय। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पीएच मान 7 है मेरा, अगर पीएच मान 7 है मेरा, तो कहने का मतलब ये कि मैं उदासीन हूँ। लेकिन अगर 8 है तो क्षार है, 9 है तो क्षार है, 10 है तो क्षार है। लेकिन क्या है कि जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा, क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप 8 से यानी 7 से आप 14 की ओर जा रहे हो तो आपका पीएच बढ़ रहा है। तो भैया पीएच जब बढ़ता है तो क्या है आपका क्या है कि आपका क्षार भी बढ़ता है। यानी कहने का मतलब है कि 8 पर आपका कम क्षार होगा, 9 पर ज़्यादा, 10 पर ज़्यादा, 11 पर और ज़्यादा, 12 पर और ज़्यादा, 13 पर ज़्यादा, और जिसका पीएच मान 14 होगा वो सबसे तगड़ा वाला क्षार होगा। मेरा मतलब प्रबल क्षार होगा, ठीक है, प्रबल क्षार होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आप 6 पर आएंगे, फिर 5 पर आएंगे, फिर 4 पर आएंगे, फिर 3 पर आएंगे, फिर 2 पर, फिर 1 पर, फिर 0 पर। अब जैसे जैसे आप इधर को चलोगे तो आपका जो है अमल होगा। क्या होगा? अमल होगा। इस बात को ध्यान रख लो, क्या होगा? अमल होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका पीएच मान 0 होगा वो प्रबल अमल होगा। प्रबल का मतलब होता है मजबूत अमल, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सारी कहानी समझ में आ गई होगी। अब इतना सारा पढ़ने के बाद हम चलते हैं अपने सवाल की ओर कि सवाल में दे क्या रखा था, ठीक है ना। सवाल में दे क्या रखा था, लेकिन इतना तो मुझे पता है कि सवाल में 5 प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं। भाई 5 प्रोडक्ट आपको दे रखे हैं सवाल में। क्या क्या थे प्रोडक्ट, आइए ज़रा ध्यान दें। एक था ए, एक बी, एक सी, एक डी और एक ई, ठीक है, ठीक है। अब चलो सवाल की ओर, अब देख लेते हैं क्या क्या दे रखा भाई। एक का 4, एक का 1, एक का 11, एक का 7, एक का है 9, ठीक है। यानी 4, 1, 11 और 7, 9। तो 4, 1, 11, इसका 4, इसका 4 देख लीजिए ज़रा यार, भूल जाते हैं क्या है इसमें। 4, 1, 11, 4, 1, 11 और क्या है 7, 9। 4, 1, 1, 11 और 7 और 9, ठीक है। अब मुझे बता दीजिए कि इनमें कौन कौन तो क्षार है और कौन कौन अम्ल है और कौन कौन उदासीन है। तो बस हो गया काम, बस हो गया काम। अभी अभी पीएच पढ़ा है ना आपने, पढ़ा है ना भाई, तो बताओ। बोले कि भैया ये तो हो गया आपका उदासीन, ये तो हो गया आपका उदासीन, ये हो गया आपका क्षार, ये हो गया आपका क्षार, ये भी आपका क्या हो गया क्षार, ठीक है। ये आपका अमल, ये आपका अमल, ये भी आपका क्या अमल है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब सबसे तगड़ा क्षार कौन है? मेरा मतलब प्रबल क्षार तो ये होगा। उससे दुर्बल क्षार कौन है? ये होगा, ठीक है ना। सबसे प्रबल अमल कौन है? ये होगा। और उससे कमजोर अमल ये होगा। तो ये ही सारी कहानी इसमें दे रखी थी, पहचानना था कि कैसे कैसे क्या क्या कहानी कह रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, ठीक है ना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।